जॉन, मेरा सबसे पहला बहुत सवाल बहुत ये शुक्रिया। कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर तो नहीं हुआ। हम भी इस्लामाबाद में आके बैठे रहे कि चलें, अगर अब्बास इराक़ची साहब आ रहे हैं तो हो सकता है कि उनकी आमद के बाद बड़ा वफ़द जो है वो इस्लामाबाद में आ जाए, और उधर से जो है वो स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर जो आ रहे थे तो उनके पीछे जेडी वेंस आ जाए। लेकिन ये सकूत फिर एक तारी हो चुका। लेकिन एक दूसरा दौरा जो हमने कल देखा, और उस दौरे के बाद भी अब्बास इराक़ची जो है वो रवाना हो गए रशिया, और वहाँ पे उन्होंने जाके पहली मुलाकात जो है वो सरगई लावरोफ से की। तो क्या ईरान के अंदर इस पे क्या राय पाई जा रही है और क्या पेपर वर्क हो रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया यासर, आपने मुझे बुलाया। देखिए, ये नाराजगियां ना हो, दिक्कत ना हो किसी को, इसीलिए अराक्ची साहब ने पहले से कह दिया था कि भाई हम अमेरिकन से मिलने नहीं जा रहे। मतलब उन्होंने एक नहीं कहा, फॉरेन मिनिस्ट्री ने बेसिकली कहा कि वो अमेरिकन से मिलने नहीं जा रहे। मैंने भी ये जिस ऑफिशियल से बात की कंफर्म किया, उन्होंने भी ये कहा कि कोई प्लान नहीं है अमेरिकन से मिलने का। और अगर ट्रंप ऐसा भेजने का प्लान दिखाता भी है तो भी, अगर वो आ भी जाते तो भी रुकेंगे नहीं, अराक्ची साहब उससे पहले निकल जाएंगे। तो ये सही। पहले से इनका प्लान था कि इनको मिलना मिलना किसी से नहीं है। और जो ये लेके गए थे, जो जो ईरान की तरफ से पोजीशन लेके गए थे, वो पाकिस्तान को अब कम्युनिकेट किया कि ईरान अमेरिका के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। और फिर जो है वो उनके इनडायरेक्टली ही नेगोशिएशन करने का प्लान है ईरान का। अगर नेगोशिएशन नेगोशिएशन क्या, बहरहाल इसकी दोबारा रीस्टार्ट करने के लिए जो चीजें करनी है इस पूरे प्रोसेस को, वो सारी चीजें पाकिस्तान के थ्रू ही कर रहा है ईरान। और आगे ओमान का जो दौरा था उसके अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लीगैलिटी डिस्कस करनी थी, फ्रेमवर्क डिस्कस करना था, और खलीजी ममालिक के साथ जो सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन है उसके हवाले से और फ्यूचर के हवाले से बात करनी थी। और एक आंसर ये भी है इसके अंदर, शायद मेरे ख्याल में, कि दूसरे फरीकैन को भी मिलाया जा रहा है किसी तरीके से इस आगे जो प्रोसेस हो सकता है उसके उसके साथ। रशिया के अंदर भी उनका जो विजिट रहा वो सिक्योरिटी के हवाले से, क्योंकि रशिया को बहुत सारे कंसर्न्स थे कि ये हमला, अमेरिका हमला कर सकता है और हमला करने की पोजीशन बना रहा है। और ईरान जाहिर है एक सिक्योरिटी पार्टनर है रशिया का, तो उस हवाले से बातचीत करने के लिए आई थिंक अराक्ची साहब वहां पे तो गए। जॉन, तो रशिया का जो दौरा है, क्या हम उसे ये कह सकते हैं कि वहाँ से इंफॉर्मेशन लेने गए हैं, या जो तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात रशिया को जो थे वो पता करने गए हैं? क्योंकि कुछ अरसा पहले, यानी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 7-8 दिन पहले रशिया की तरफ से बाकायदा एक इंतबा ईरान को ये जारी किया गया था कि आपके लिए ये डेथ ट्रैप दिखाई देता है, कि जिस हद तक इन्होंने मरीन्स खत्ते के अंदर उतारे हैं, और 2003 के बाद पहली बार 23 सालों में है कि इनके 3 जो कैरियर शिप्स हैं वो खत्ते के अंदर मौजूद हैं, जिसमें 2000 से ज़ायद जो जंगी तैयारे मौजूद हैं, जिसमें हज़ारों इनके सिपाही मौजूद हैं। क्या इस ज़मन के अंदर कोई बातचीत थी, या फिर हम उसे कुली तौर पे यूरेनियम मुंतकिल करने, उसकी अफजूदगी की हद को कम करने, या उस मंजरनामे में देखें? देखिए, यूरेनियम का तो ईरान ने कह दिया है कि यूरेनियम के बारे में ईरान इस वक्त बात नहीं करेगा। आगे जाके हो सकता है बात कर ले। इस वक्त फोकस जो है आई थिंक सारी चीजों के ऊपर है जो ब्लॉक की हुई है इस प्रोसेस को। और फॉर एग्जांपल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो इशू है वो भी है, उसके आगे लीगली क्या होगा वो आगे डिस्कशन हो सकती है। लेकिन अमेरिका के साथ बहरहाल इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर के नेवल ब्लॉकेड वो किसी तरीके से हटाए, कुछ चीजों, मेरे ख्याल में इस चीज के ऊपर बातचीत चल रही है। रशिया का यूरेनियम बिल्कुल हो सकता है, इट इज अ पॉसिबिलिटी कि रशिया की तरफ वो देखे एज अ यूरेनियम, मतलब उनको यूरेनियम देने के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेंगे। डाइल्यूट जरूर कर सकते हैं जो इनरिच यूरेनियम है उसको, मुझे नहीं लगता रशिया को देंगे। मेरे ख्याल में ये वाली बात ज्यादा ठीक है कि जो रशिया के कंसर्न हैं, और देखिए कुछ चीजें यहाँ से फ्रंट पे फेस टू फेस की जाती हैं वो बातें जो हैं वो, क्योंकि जाहिर है फोन्स पे बातें करना सेफ भी नहीं होता। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं और किसी को भी नहीं पता कि वो क्या बातें हैं, कि क्या क्या एग्जैक्टली चल रहा है अंदर। तो आप क्या समझते हैं कि रशिया के दौरे के बाद पॉलिसी लाइन ईरान की किस हद तक तब्दील हो सकती है, या मोहतात हो सकती है? हो सकता है कि रशिया की कुछ कंसर्न्स हो वो ईरान वापस लेके जाएं अराक्ची साहब, और ईरान जाके बताएं कि ये चीजें हुई हैं। हो सकता है उसके लिहाज से कोई पॉलिसी चेंज हो। मेरे ख्याल में पॉलिसी चेंज इस शक्ल में हमें नजर आ रहा है कि फॉर एग्जांपल वहां पे जो रीजनल ममालिक हैं जितने भी, सऊदी अरेबिया, अब आप देखें अराक्ची साहब ने अपने दौरे में सऊदी अरेबिया, कतर, इजिप्ट, मेरे ख्याल में यहाँ पे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मामला चल रहा है उसके अंदर सऊदी अरेबिया और कतर को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। और यूएई और कुवैत और बहरीन हो सकता है इसमें, इस चीज में अंदर ना आए। और ये मुल्क अगर राजी हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया और कतर राजी हो जाते हैं, तो आई थिंक बड़े चांसेस हैं कि इस चीज को बड़ी इफेक्टिवली आगे लेके जाया जाए, और नेवल ब्लॉकेड भी साथ साथ खुले।
तो आई थिंक उस हवाले से पॉलिसी जो है वो डिस्कस हो रही होगी। आई डोंट नो एग्जैक्टली कि क्या इसमें आगे होगा, लेकिन नजर यही आता है कि जिस जिस तरीके से, जितनी स्पीड से अमेरिका अपने आप को चेंज करता है, उतनी स्पीड से ईरान चेंज नहीं करता। उनकी पॉलिसी जो है वो एक कंसिस्टेंट पॉलिसी अभी तक नजर आ रही है कि भाई 10 पॉइंट फ्रेमवर्क के ऊपर बात करेंगे, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, क्लियरली डिफाइंड है सारी चीजें। तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा चेंज आएगा। अच्छा, आप अगर देखें, बयानात ईरान के ये हैं कि हम मज़ीद जंग नहीं चाहते, हम मुज़ाकरात का रास्ता खुला रखना चाहते हैं। लेकिन क्या वजह है कि ईरान को किस हद तक यकीन है कि अमेरिका अब दोबारा हमला नहीं करेगा? ब्लॉकेड के ज़िमन के अंदर भी हम आईआरजीसी का कुछ दिनों पहले का बयान देखें तो वो कहते हैं कि अगर ब्लॉकेड ये जारी रही तो हम इसका खात्मा करने के लिए इकदाम उठाएंगे। अभी जंग का कोई मंजर नहीं है। उसके पीछे की असल वजह क्या है? यानी कौन सा ऐसा नुस्खा कीमिया ईरान के हाथ लग गया है जिसकी बुनियाद के ऊपर ईरान को यह लगता है कि अमेरिका या इजराइल दोबारा से ऐसी कोई जरूरत नहीं करने वाला? देखें यासिर, ये जो आए थे जंग के अंदर, वो ये सोच के आए थे कि हम 6 दिन के अंदर जाएंगे, रिजीम चेंज करेंगे, नए लीडर को इंस्टॉल करेंगे और वापस आ जाएंगे। इनको क्या पता था कि ये इनके जो ख्वाब है रिजीम चेंज का, न्यूक्लियर प्रोग्राम का, बैलिस्टिक मिसाइल का, इनको क्या पता था कि यहाँ पे जब आएंगे तो ये ईरानी जो बैठे हुए हैं, अब देखें यहाँ पे जो लोग बैठे हुए ना, वो 47 साल से सैंक्शंस लेके, न्यूक्लियर साइंटिस्ट मरवा के, 2-2 जंगे करवा के, ईरान इराक वॉर और 12 दिन की जंग जो इसराइल के साथ हुई, वो सारे वाकयात लेके अपने आंखों में खून लेके बैठे हुए किसी तरीके से कि हम लोगों को मौका मिले कि अमेरिका के साथ हम अग्रेशन करें। और इनको तो तैयारी इस चीज के लिए क्या हुआ है कि शैतान बुजुर्ग छोटे शैतान के साथ इनको लड़ाई करनी है इनके मुताबिक। तो प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका ने इनकी विल को मिसअंडरस्टैंड किया, इनके स्पिरिट को मिसअंडरस्टैंड किया और इनकी ताकत को मिसअंडरस्टैंड किया। ताकत भी एक चीज है जिसने फोर्स किया अमेरिका को कि वो दोबारा अटैक ना करे। अमेरिका को पता है कि अगर एक और दोबारा ये हमला करता है यहां पे, तो जितनी मुश्किल से इनको फेस सेविंग मिली है, उतनी आसानी से इनको जो है वो दोबारा जंग के अंदर धकेल दिया जाएगा। और ईरान इस वक्त रुकेगा नहीं। आपने बिल्कुल सही कहा कि पासदारान इनकलाब रेडी बैठे हुए हैं। देखिए यासिर, वो बड़े गुस्से में और जोश में कब से बैठे हैं, वो तो सीज फायर भी नहीं चाह रहे थे। तो वो तो मौका ढूंढ रहे हैं कि किसी तरीके से इस जंग को आगे हम अमेरिका तक लेके जाएं, मेरे ख्याल में। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका ऐसी गलती करेगा। बड़ी मुश्किल से अमेरिका को ये चीज मिली है। अब वो कॉम्प्रोमाइज करके मेरे ख्याल में खुश रहे स्टेट ऑफ हॉर्मोज पे, आगे गलती ना करे, क्योंकि आगे भी हो सकता है गलती करे। ये जो बातें होती है ना इसराइल की कि वो स्पॉइलर है, मेरा नहीं ख्याल स्पॉइलर है। डीप स्टेट के अंदर जो अमेरिका और इसराइल एक दूसरे के साथ पूरा कोऑर्डिनेशन के साथ हर चीज करते हैं। और इनको अगर महसूस हुआ, अगर बेवकूफी में महसूस हुआ कि अटैक करने में फेवरेबिलिटी है, जैसे कि वियतनाम, अफगानिस्तान, इराक सारे मुल्कों में हुआ है, तो दोबारा ये हमला कर सकते हैं। इनका कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि देखिए, जो आयतुल्लाह खामनाई को शहीद कर सकता है यहाँ पे आके, मतलब बेवकूफाना फैसला है ना कि आपने एक मुल्क के लीडर को शहीद कर दिया और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग जो है वो रिजीम चेंज कर देंगे। तो कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है यूनाइटेड स्टेट से, लेकिन अकली एतबार से अगर देखें तो ये लड़ाई कभी भी नहीं करेगा मेरे ख्याल में, अच्छा, अनलेस इसको अपने आप को तबाह करना। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, जैसे आपने कहा कि आईआरजीसी तो ये चाहती है कि ये दोबारा जंग शुरू करें और वो इसको जवाब दें। एक तासुर है, वो तासुर ये है कि जो सियासी तबका है, पार्लिमानी तबका है, मुआशी तबका है, उसका मानना ये है कि मुज़ाकरात जो हैं वो हो जाएं और इस ज़मन के अंदर गुफ्तगू शुनीद में कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए। लेकिन जो दिफाई तबका है और बिलखुसूस ये आईआरजीसी है, उनकी ये राय है कि हमें मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए या हमें सीज़ फायर नहीं करना चाहिए था। ये राय किस हद तक मुस्तनद है, किस हद तक इबहाम ज़दा है, या किस हद तक इसका प्रचार गलत समत और गलत जाविये के तौर पे किया जाता है? देखिए, ये तो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि मेरी इंटरप्रिटेशन है कि ऐसा बहरहाल तासुर है। और मुझे काफी सुनने को भी मिली हैं ऐसी चीजें। फॉर एग्जाम्पल, क्या कहते हैं, ऐसा नहीं मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए, वो कहते हैं इक्वल बेसिस पे मुज़ाकरात बिल्कुल करने चाहिए। लेकिन सीज फायर जो हुई ना, मेरे ख्याल में उसके सपोर्ट में नहीं थे ये लोग। ये लोग नहीं चाह रहे थे कि अमेरिका को रिलैक्स पोजीशन दे, कि अमेरिका दोबारा अपने असले को या अपनी सारी चीजों को रिस्टोर कर ले या फिर रीइंफोर्समेंट्स अपनी बढ़ा ले। तो क्योंकि पासदारान इनकलाब को लग रहा था कि वो अपर हैंड पे थे और वो जीत रहे थे, और 10 दिन अमेरिका को, कहा जाता है कि 10 दिन अगर अमेरिका को खींच देते तो वो ऑलरेडी खुद से ही फोल्ड कर देता। तो ये प्रेशर अमेरिका के ऊपर होता कि जंग के दौरान ईरान जो है वो मुज़ाकरात कर रहा होता। किस हद तक गालिब है आप देख रहे हैं कि गालिब नहीं है यहाँ पे, बावजूद इसके कि हार्डलाइनर्स कहते हैं। अब ये हार्डलाइनर्स के थ्रू पासदारान इनकलाब का स्टांस नजर आता है। हार्डलाइनर्स कहते हैं कि जी सीज फायर नहीं करनी चाहिए थी, मुज़ाकरात अगर करने हैं तो इक्वल ग्राउंड पे करने हैं। बल्कि ये वाली बात, इक्वालिटी वाली बात तो रिफॉर्मिस्ट भी करते हैं, सब लोग यही बात करते हैं। लेकिन बहरहाल जो हार्ड लाइनर्स हैं वो पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि जी हमें बैठना ही नहीं है इन लोगों के साथ डायरेक्टली,
पाकिस्तान के थ्रू करना अच्छी बात है, आप डायरेक्टली भी ना बैठो फॉर एग्जाम्पल। तो देखिए ये बिल्कुल डिफरेंट एक पॉलिटिकल सिस्टम है जो एक तरह पे मतलब दूसरे पॉलिटिकल सिस्टम्स में भी हमें नजर आता है कि डिफरेंसेस होते हैं, और यहाँ पे भी हमें नजर आता है कि बिल्कुल हार्डलाइनर्स के बीच में और रिफॉर्मिस्ट के बीच में एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। तो सही है यार, मेरा नहीं ख्याल इतना ज्यादा ट्रम्प को इस पे कि कौन चला रहा है। यहाँ तो बेचारे अराक्ची साहब भी अब बुरा मानना शुरू हो गए हैं कि इधर हम जो है वो मिसाइलों के डर में खड़े हुए हैं, हम यहाँ पे कुर्बानी देने के लिए खड़े हुए हैं, और लोग कह रहे हैं कि जी आईआरजीसी की उस पे चल रहे हैं। तो वो बेचारे पर्सनली भी मेरे ख्याल में ऑफेंड होते होंगे। अच्छा, अगर मजमूई तौर पे तासुर देखा जाए, स्टेबिलिटी देखी जाए, नज़रियात में यक जुम्बिश और यक नुक्ता होना देखा जाए, तो आपको क्या लगता है कि वो किस सूरत में ये IRGC, ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म और माशी प्लेटफॉर्म और अवामी प्लेटफॉर्म, ये एक नुक्ते पर आएंगे और इस तरह का तासुर नहीं उभर पाएगा जिससे मुख्तलिफ तरह के जाविये निकाले जा सकते हैं? नहीं देखिए, तासुर तो निकल जाएगा ना जब जब ट्रम्प ट्वीट करेगा कि मुझे नहीं पता वहां, जबकि यूएस के अंदर 21 ऑफिसर्स को जनरल शमूद जो है वो धक्के मार के बाहर निकाला है। वहां पे मार्को रूबियो और उसके बीच में अलग वो चल रही है, जेडी वैंस और प्रेसिडेंट ट्रम्प के बीच में अलग बहस चल रही है। वहां पे इजरायली लॉबियों का अलग कंट्रोल चल रहा है, जायनिस्ट कुछ और कह रहे हैं, नेतन्याहू उसको कुछ और बोल रहा है। तो जितना कॉन्फ्लिक्ट अमेरिका के अंदर है वो तो कोई सवाल ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि अभी तक किसी ने बात ही नहीं की ट्रंप ने अपने बारे में कि मैं फॉर एग्जांपल किस तरीके से यहाँ पे डिसीजन मेकिंग कर रहा हूं। लेकिन बात सारी ये है कि कोई एक चीज भी छोटी सी अगर ईरान के खिलाफ, यासिर आई एम सॉरी बट दिस इज ट्रू, कोई एक चीज भी अगर छोटी सी ईरान के खिलाफ स्पेस लोगों को नजर आ जाए तो वो उसके ऊपर जो बड़े बड़े अपने कैमराज हैं वो शिफ्ट करके दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि भाई यहाँ पे कॉकरोच जो है ना, यहाँ पे कॉकरोच जा रहा है। और होता नहीं है ऐसा रियलिटी में। डोनाल्ड ट्रंप के अलावा किसी ने नहीं कहा कि यहाँ पे डिवाइड है। फॉर एग्जाम्पल लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि जी न्यूज के अंदर फार्स या तस्नीम के अंदर शायद एक आर्टिकल आ गया था, उसमें लिखा हुआ था कि इनको सीज फायर नहीं करनी चाहिए थी, तो आईआरजीसी नाराज है। ऐसा तो नहीं होता। हर मुल्क के अंदर ऑप एड जो होता है या कोई आर्टिकल्स होते हैं या कुछ चीजें होती हैं वो अपने व्यूज एक्सप्रेस करती हैं।